जो क्लास 9 के सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करते हैं। बच्चों, जो आज मैंने पाठ लिया है उसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। जैसा कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि सामाजिक विज्ञान की जो नागरिक शास्त्र का जो पोर्शन है, जो भाग है, उसमें से मैंने आपको पाठ लिया है लोकतांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि आखिर अधिकार है क्या। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मनुष्य को जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता अपने विकास हेतु होती है, उन सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, मनुष्य को जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है अपने विकास के लिए, उन सुविधाओं को ही अधिकार कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि अधिकार वे सुविधाएं हैं या वे अवसर व परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को समाज तथा राज्य के द्वारा उसके विकास के लिए प्रदान की जाती है, वो अधिकार कहलाती है। जैसा कि हमारा परिभाषा के रूप में प्रोफेसर लास्की ने बताया है, लास्की जी ने, कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर लास्की के द्वारा है जिन्होंने ये परिभाषा के रूप में दी। और डॉक्टर बेनी प्रसाद के द्वारा अधिकार ना अधिक और ना कम वे सामाजिक परिस्थिति है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक व अनुकूल है। बच्चों, ये दोनों परिभाषाएं जो है अधिकार की हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा और उनको याद भी करिएगा। अब हम आते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार हम क्यों कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के 3 अध्याय में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया था, जो कि आपको हमने पढ़ाया भी था, ध्यान भी दिया होगा आपने। मैं आपको अधिकार के बारे में बता चुकी हूँ। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिया गया था। और बच्चों, इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार मनुष्य की उन्नति और विकास के लिए आवश्यक हैं। इनके प्रयोग के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति नहीं कर सकता। यानी कि जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं बच्चों, उन्नति के लिए और विकास के लिए, और इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता और ना ही उन्नति कर सकता है। ये अधिकार देश में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायता करते हैं। और संविधान में इन अधिकारों को स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया है ताकि कोई भी सरकार या नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित ना कर सके और देश के सभी नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग कर सके। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। बच्चों, हम देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदान किए गए अधिकार वो 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का, है ना। इन अधिकारों में हमने देखा कि कानून के सामने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म के स्थान पर आदि के आधार पर भी सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे होटल है, पार्क है, नहाने के लिए जगह होती है आदि में प्रवेश करने के लिए रोका नहीं जा सकता। सभी बच्चों, क्योंकि समानता अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार मिला है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए अवसर, सभी को समान अधिकार, समानता का यानी व्यवहार किया जाता है, उन्हें समान अवसर प्राप्त हैं। तो यही समानता का अधिकार है ना। और छुआछूत की समाप्ति भी की गई है। कोई भी बच्चा, तुमने ध्यान दिया होगा, बच्चा यानी कि हर मनुष्य हर एक जगह जा सकता, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, हर एक जन को समान रूप से देखा जाता है। सेवा तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत भी किया गया और ये कहा गया कि हर एक जन को समानता का अधिकार प्रदान किया जा सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का उचित विकास कर सके, उनके जीवन में कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये बच्चों, आपने देखा कि प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार मिला है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में से पहला अधिकार है। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा,
वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार बच्चों? स्वतंत्रता का। यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को निम्न तरह की, है ना, कई तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार का ये मतलब नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता से, ना, अपने स्वतंत्रता के अधिकार से दूसरे को हानि पहुंचा सके। इन चीज़ का ध्यान होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कि प्रत्येक नागरिक को भारत के, कि हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, हमारी स्वतंत्रता यदि किसी की सफलता में, यानी किसी के जीवन में अगर रुकावट बन रही है तो वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कहलाएगा, वो स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम अपने जीवन के विकास में आगे बढ़ सके, हमें उस चीज़ के लिए स्वतंत्रता मिली है। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ना, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का जो विकास करता है, यानी अपने विचारों को प्रकट करता है, उसकी स्वतंत्रता है ना। शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता मिली है है ना। स्वतंत्र संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी भाग में घूमने फिरने की, है ना। कोई भी व्यक्ति बच्चों देखते हो कहीं भी जा सकता है, ऐसा तो नहीं कि एक देश में किसी व्यक्ति को जाने की इच्छा दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, नहीं। हम किसी भी देश में आना जाना नहीं कर सकते। हम किसी शहर में, किसी जगह, हम किसी स्कूलों में जाके हर एक तरह का व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने विचारों को दूसरों को तक प्रकट कर सके। भारत में किसी भी भाग में रहने वाले अथवा निवास करने की स्वतंत्रता, यानी हम भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, किसी जगह कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य जो हमारे दूसरी जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, है ना, वो अपना सकते हैं, यानी कि कोई बिजनेस कर सकते हैं ना, कोई भी तरह की नौकरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय को हम अपना सकते हैं। ये प्रत्येक नागरिक को जो संविधान की तरफ से जो अधिकार मिला वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय हो रहा तो वो अपना आवाज़ उठा सकता है ना। किसी तरह का भी शोषण उसके साथ हो रहा है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस में हो, चाहे नौकरी में हो, समाज में कहीं भी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार हो रहा, उसका जीवन का शोषण हो रहा, तो वो अपने जीवन के शोषण के लिए जो उसके साथ हो रहा वो आवाज़ उठा सकता है, वो न्याय के लिए न्यायालय जा सकता है ना। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों कि इस अधिकार के अधीन मनुष्य को खरीदना, बेचना तथा बेकार पर रोक लगा दी गई है। जैसे कि पहले क्या होता था बच्चों, दूर दूर शहरों से जाकर कई जगह से जहाँ गरीबी है वहाँ से जाके बच्चों को ले आया करते थे और काम पे लगा देते थे, है ना। उनके साथ उनके जीवन के साथ शोषण होता था, उनको छोटे छोटे बच्चों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। और अब तो क्या हो गया, 14 वर्ष की अवस्था में, यानी अथवा उससे कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने अथवा खाने में नौकरी पर नहीं लगाया जा सकता। पहले छोटे छोटे बच्चों को भी लोग क्या करते थे, उनकी जो जीवन पढ़ने का उनको, तभी तो बच्चों देखो सर्व शिक्षा अभियान और जो 8th क्लास तक बच्चों को जो सरकार ने सुविधाएं निकाली ना, कि खाना फ्री, कॉपी किताबें फ्री, है ना, बच्चों को स्कूल में बिना पैसे के पढ़ रहे हैं, निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो ये सब क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को पहले क्या होता था, लोग अमीर लोग ले आते थे और उनसे काम कराते थे, उनको मारते पीटते थे, उनको और ख़रीदा बेचा जाता था। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति के साथ अब शोषण नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो सकता, और यदि शोषण होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता। अब हम देखते हैं कि बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। धार्मिक का मतलब समझते कि नहीं, है ना बच्चों। अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आखिर धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, यानी कि धर्म प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने का, मानने का तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है ना, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे किसी भी तरह का धर्म को वो अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है ना, उसका क्या बोलते हैं, मान सकता है ना, ये अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का भी अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी जो भी जिस धर्म को मानते हैं उन्हें अपनी धार्मिक संस्थाएं, ना, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं आपने देखी होंगी बच्चों, ना, जगह जगह बनाई जा रही, तो कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म को मान रहा है वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकता है।
उनका प्रबंध करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि इस धर्म को अपनाने के लिए कोई भी बंदिश लगाई जाए कि नहीं तुमको इसी धर्म में जाना है, तुमको चर्च जाना है, तुमको मंदिर जाना नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी जाके पूजा कर सकता है। यानी कि हमें अपने धर्म को अपनाने की, उसको अपने तरह से मानने की, अपने तरह से रहने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी धर्म विशेष के लिए चंदा या कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इसी धर्म में चंदा दो, इसी धर्म के लिए कर दो। ये सब भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला, जो हमें संविधान की तरफ से, इस अधिकार में किसी भी मनुष्य पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्था में, यानी कि कोई जो बड़े कॉलेज स्कूल खुले भी, तो वहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा को नहीं लगाया जाता, उस पर बंदिश नहीं रहती। किसी धर्म को अपनाओ ना, ऐसी शिक्षा को, इसी धर्म की शिक्षा को सुनो नहीं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों की जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य को मिली है, इससे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है ना, वो अपने धर्म को अपनी तरह से, अपने रीति रिवाज की तरह से उसको अपना सकता है, अपने धार्मिक स्थान पर जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी तरह से अपने धर्म को मान सकता है। ये हमारा धार्मिक अधिकार जो है, चौथा अधिकार है जो संविधान की तरफ से मिला है। बच्चों हम देखते हैं कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है ना, यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, धर्म व संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का भी अधिकार है। और शिक्षा संबंधी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी तरह से शिक्षा को प्राप्त भी कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरिक को अपनी भाषा है ना, ऐसा नहीं कि वो हिंदी भाषा बोलता हो तो वो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल सकता है ना। कहीं भी जाके, किसी भी स्टेट्स में जाके वो दूसरी भाषा को अनुपालन कर सकता, किसी भी धर्म व संस्कृति की सुरक्षित रखने के लिए उसका विकास कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, यानी जो भी आप वो सांस्कृतिक कोई भी संस्कृति को अपनाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपना सकता है। और शिक्षा संबंधित का, यानी कोई भी तरह की वो शिक्षा को, चाहे वो फॉरेन में जाके शिक्षा ले सकता है और फॉरेन में जाके वहाँ की संस्कृति को भी यानी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारा पांचवा अधिकार सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिया गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिकार के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, धर्म व संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। यानी जो अपनी भाषा हमारी है, अपना धर्म है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, कहने का मतलब है कि यदि वो अपना धर्म, जो भी धर्म को वो अपना रहा है, तो वो व्यक्ति को सुरक्षा वो रख सकता है, उस पर दबाव नहीं कि आपको उस संस्कृति में करना है ना। तो कहने का तात्पर्य बच्चों की हमारा पांचवा अधिकार सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब हम देखते हैं बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों हम देखते हैं जो हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार में हम देखते हैं कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय में जाकर न्याय मांगने का अधिकार है। यानी कि जो उनको 6 मौलिक अधिकार हैं, इनमें से जो 5 आपको हमने दिखाए भी, इनमें से कोई भी अधिकार से किसी को वंचित करता है ना, तो वो जाकर न्यायालय में अपने इस अधिकार को मांग कर सकता है, उसको न्याय मिल सकता है ना। और न्यायालय जाकर न्याय मांगने का अधिकार है, यानी कि कोई भी उस अधिकार से उनको वंचित करता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय जाके अपने अधिकारों को मांग कर सकता है, न्याय को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों हमने देखे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये लोगों के मौलिक, इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, हर एक नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। और इनके अलावा भी हमने देखा बच्चों कि हम देखते हैं कि भारत में नागरिकों के राजनीतिक अधिकार है, वो हमने देखे भी मौलिक अधिकार, इससे बच्चों को, किसी भी नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि भारत में नागरिकों को राजनीतिक अधिकार, जो कि सबसे पहला है कि मतदान। क्या होता है बच्चों? मतदान है ना। मतदान का मतलब होता है
बच्चों देखते हैं मतदान, है ना। मत का मतलब जो मत देते हैं ना, यानी अपना वोट देने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। ये राजनीतिक अधिकार है, यानी कि अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं प्रत्येक नागरिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार एक प्रमुख अधिकार है जो देश के नागरिकों को प्राप्त है। मतदान के अधिकार द्वारा सभी वयस्क मतलब जो 18 साल पार कर जाते हैं, यानी 18 साल के होते हैं, है ना, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में हिस्सा लेने लगे हैं। जनता संसद तथा कार्यपालिका के लिए अपने प्रतिनिधित्व चुनकर भेजती है, जिससे कानून बनाने का, प्रशासन चलाने का कार्य जनता की इच्छा अनुसार किए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया जाता है, उन्हीं की इच्छा अनुसार किए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया जाता है। सभी ने ध्यान दिया बच्चों। सभी आधुनिक राज्य में अधिक से अधिक नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इसके लिए अब शिक्षा, संपत्ति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि का भेदभाव नहीं किया जाता, यानी किसी भी इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को, भारत का जो नागरिक है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु बच्चों ध्यान दीजिएगा, परंतु नाबालिग, है ना, यानी कि 18 साल से जो लोग कम होते हैं, या किसी अपराधी में हो, है ना, या पागल वगैरह हो, या विदेशी भी हो बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, वो दूसरे देश में जाकर, यानी जैसे भारत का व्यक्ति भारतीय है तो वो दूसरे देश में जाकर मतदान नहीं कर सकता, और ना ही दूसरा व्यक्ति भारत में आके अपने मत का प्रयोग कर सकता है ना। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने की चीज़ है बच्चों। और दूसरी बात क्या है कि मताधिकारियाँ नहीं किया जा सकता, इस क्योंकि मताधिकार जो होता है बच्चों, है ना, वो 18 वर्ष के सभी स्त्री पुरुष को मिला है। यानी कि जो व्यक्ति अपना 18 वर्ष हो जाता है वो व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दे सकता जो 18 से कम है, या किसी और देश में रहता हो, और या पागल हो, या तो अपराधी हो, है ना, या ना 18 से कम हो, वो व्यक्ति मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। ये हमारे राजनीतिक अधिकार है। अब हम देखते हैं जो दूसरा है चुनाव लड़ने का, है ना। बहुत से व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, है ना। भाई अगर चुनाव वगैरह ना हो, कि वो व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में ना खड़ा हो, तो सरकार कैसे बनेगी। तो तरह तरह के जो राजनीतिक दल है ना, वो अपने अपने लोगों को खड़ा करते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को पता चलता कि इस दल से ये व्यक्ति खड़ा हुआ, तो हम उस व्यक्ति को चुनते हैं। तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, एक दूसरे के ऑपोजिशन में भी। तो कहने का तात्पर्य प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को योग्य होने पर चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। प्रजातंत्र में तभी जनता की तथा जनता द्वारा सरकार बन सकती जब प्रत्येक नागरिक को कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार दिया जाए। जनता के वास्तविक प्रतिनिधि भी वही होते हैं जो उन्हीं में निर्वाचित किए गए हैं। इसलिए राज्य नागरिकों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता है, परंतु कानून बनाने का अधिकार जिम्मेदारी का काम होता है। इसलिए ऐसे नागरिकों को ही निर्वाचन में खड़े होते हैं का अधिकार मिलता है जो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। ऐसा ना हो कि पता चला कि उसकी उम्र भी ना हो और वो चुनाव लड़ रहा हो, जिसको राजनीति का काफ़ी ज्ञान हो, है ना, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल ना हो, अपराधी ना हो, है ना, और किसी भी सरकारी पद पे भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो चुनाव लड़ सके और अपना पूरा समय उस चीज़ में दे सके। कहने का तात्पर्य प्रत्येक नागरिक को जो भारत का है वो चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे कि मतदान है, मतदान में हमने देखा 18 वर्ष, और इसमें चुनाव लड़ने के लिए वही व्यक्ति हो सकता है जो 25 वर्ष का, इसको राजनीति का ज्ञान भी हो ना। तो अभी हम देखते हैं सरकारी पद पाने का भी अधिकार है। अब बच्चों हम देखते हैं कि अभी हमने देखा मतदान का, चुनाव लड़ने का, फिर सरकारी पद पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, सभी नागरिक जो हैं उनकी योग्यता अनुसार अपने राज्य में सरकारी पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी भी नागरिक के साथ कोई धर्म, जाति या वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना बच्चों। राजनीतिक आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
यानी कि बच्चों प्रत्येक व्यक्ति सरकारी पद को प्राप्त कर सकता, उनके साथ कोई भी धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं राजनीतिक दल, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में शामिल हो सकता, राजनीतिक दल बना सकता है। जैसा कि बच्चों जानते हो कि प्रजातंत्र में लोगों को दल बनाने का अधिकार होता है ना। जो आपने देखा होगा ना, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब दल है ना, ये सब क्या होते हैं, राजनीतिक पार्टीज़ होती है ना, पॉलिटिकल्स पार्टीज़ होती है ना बच्चों। तो कहने का तात्पर्य प्रजातंत्र में लोगों को अपना दल बनाने का अधिकार होता है। समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोग अपना दल बना सकते हैं। राजनीतिक दल ही उम्मीदवार खड़े करते हैं, चुनाव आंदोलन चलाते हैं तथा विजयी होने पर सरकार भी बनाते हैं ना। अगर ये दल ना बनाए तो बच्चों कौन कैसे चुनाव होगा, कैसे पता चलेगा किसको ज़्यादा वोट मिले। जो दल अल्पसंख्यक में रह जाते हैं, संख्या में रह जाते हैं, वे विरोधी दल का कार्य करते हैं। इन राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र सरकार बनाना असंभव है, यानी कि अगर राजनीतिक दल ना हो तो बच्चों सरकार नहीं बना जा सकती। अब हमने क्या देखा बच्चों, ये भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकार। अब हम बच्चों फिर से एक बार हम देखते हैं कि बच्चों हम फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमने जैसे पढ़ा कि अधिकार क्या है। जैसे आपको हमने बताया कि अधिकार वे सुविधाएं हैं, अवसर है, वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को समाज तथा राज्य द्वारा उसके विकास के लिए प्रदान की जाती ना। और मैंने दोनों परिभाषाएं भी आपको बताई थी। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता ना। और डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में हमने आपको बताया था कि अधिकार ना अधिक और ना कम वे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक व अनुकूल है। फिर मैंने आपको बताया भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया बच्चों भारतीय संविधान में शामिल किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। और उसके बाद हमने देखा भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदान किए गए मौलिक अधिकार वो देखे ना। जैसे 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। हमने देखा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर हमने देखा बच्चों भारत में नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को देखा, मतदान, चुनाव लड़ने का, सरकारी पद और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। अब बच्चों इसी से संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ। प्रत्येक बच्चा इस वीडियो को सुनेगा, फिर इस प्रश्नों को हल करेगा। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि अधिकार क्या है। हमने आपको बताया, उनकी परिभाषाएं भी बताई मैंने। कोई 2 परिभाषाएं लिखिए। पहले आप अधिकार लिखिएगा क्या है, उसके बाद जो दोनों परिभाषाएं उनको लिखिएगा। फिर मैंने आपको बच्चों दूसरा प्रश्न मैं दे रही हूँ जो आप देखिएगा, जो कि वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकारों को लिखिए। अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार, स्पेशली बच्चों देखिएगा, मौलिक अधिकार ना, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लिखिए। जो मैंने आपको बच्चों 6 अधिकार मौलिक बताए हैं उनके बारे में लिखिएगा। और पहले वीडियो सुनिएगा, तभी आप सारे अधिकारों के बारे में आप संक्षेप में ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।